हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग थर्ड सेमेस्टर सिविल के लिए सर्वेइंग इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और आज सर्वेइंग इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। एक बार मैं पिछले वाले क्लास का रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्वेइंग के बारे में कि सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि उसका पर्पस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हम लोग कैसे करते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक मेरे पास होता है प्लेन सर्विंग, एक होता है हमारे पास जियोडेटिक सर्विंग। अगर अर्थ के सरफेस को कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि जियोडेटिक सर्विंग। और अगर अर्थ के सरफेस को हम लोग कैसा मान लेंगे, अगर फ्लैट मान लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन सर्विंग। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के बेसिस पे कि कहाँ पे आप सर्वे कर रहे हो, उसके बेसिस पे हमने सर्वे का क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर सर्वे करने का मेरा प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सर्वे करने का हमारे पास दो प्रिंसिपल होता है। पहला प्रिंसिपल को हमने क्या बोल दिया था कि जो मेरा पहला प्रिंसिपल है सर्वे करने का, उसको हम लोग बोल देते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू ए पार्ट। और दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है? तो दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी मेजरमेंट को शो करने के लिए, किसी भी पॉइंट्स को शो करने के लिए, किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए एटलीस्ट आपको दो मेजरमेंट लेना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है मेरा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग का, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। और ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बस दोनों प्रिंसिपल से याद रखना है कि प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाँ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या कहता है, और आपको थ्योरी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। तो लिखा क्या गया है कि देयर आर मेजरली टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। यहाँ पे मेनली आपको दो प्रिंसिपल ही पढ़ना है सर्वेइंग का। तो लिखा गया क्या कि देयर आर मेजरली टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। याद रखिएगा कितना प्रिंसिपल है? दो प्रिंसिपल है। अब दो प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, तो याद रखिएगा क्या, टू वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, तो शुरुआत करते हैं पूरे से, और उसके बाद फिर आ जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। वही बोला जा रहा है क्या, टू वर्क फ्रॉम द होल टू ए पार्ट मींस क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि यही अगर आपके पास कोई फील्ड है, यही अगर आपके पास फील्ड है, अगर इस फील्ड का आपको सर्वे करना रहता, तो ऐसा नहीं कि हम लोग एक पॉइंट से सर्वे करना स्टार्ट करते और धीरे धीरे फैलते, ऐसा नहीं है। हम लोग एक पॉइंट से पूरे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो सर्वे होगा वो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मान लेते कि यही मेरे पास बाउंड्री था, तो इस बाउंड्री में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते, तो पूरे को कंसीडर करेंगे, पहले पूरे को पहले कंसीडर कर लेंगे। इसका मेजरमेंट हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्यूरेटली कर लेते हैं, आगे सारी चीज के बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे डिटेल्स का मेजरमेंट करते करते और क्या करते पार्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। आगे देखेंगे कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, कैसे इससे हम लोग करने से जो एरर होने का चांसेस है वो कम हो जाता है। आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया कि वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। उसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल कहता है, दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी नया पॉइंट शो करना होगा तो आपको कम से कम दो मेजरमेंट लेना होगा। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक लाइन हमारे पास कौन सा था, तो एक लाइन हमारे पास था ए बी, और कोई पॉइंट हमको शो करना है जिसका नाम क्या है, सी। क्या बोले कि एक लाइन हमारे पास है ए बी और कोई पॉइंट है जो इसको शो करना है, उसका है सी पॉइंट हमको शो करना है। तो अब हमने क्या बोला कि अगर ए बी लाइन के हेल्प से अगर आपको सी पॉइंट को शो करना है तो कम से कम आपको दो मेजरमेंट लेना होगा। अब वो दो मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो या तो वो दो मेजरमेंट लीनियर हो सकता है। लीनियर मतलब क्या, आप यहाँ से ए से सी का डिस्टेंस मेजर कर लिए, बी से सी का डिस्टेंस मेजर कर लिए। मान लेते कि ये आ रहा था 10 मीटर, आपने 10 मीटर बोल दिया, यहाँ से आ रहा था 20 मीटर, आपने बोल दिया क्या 20 मीटर। तो आप दो लीनियर मेजरमेंट लेकर के पॉइंट सी को डिनोट कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते थे, तो आप क्या कर सकते थे, तो ये देखिए जैसे यही पॉइंट मेरे पास क्या था, ये लाइन मेरे पास था ए बी, और पॉइंट शो करना था कौन सा, तो पॉइंट शो करना था हमारे पास सी। तो पिछले बार हमने दोनों लीनियर मेजरमेंट लिया था, एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि एक लीनियर मेजरमेंट ले और एक एंगुलर मेजरमेंट ले ले। कंपास यहाँ पे एंगल मेजर कर ले कि यहाँ का एंगल कितना है। मान लेते कि एंगल अगर 30 डिग्री रहता है तो हम लोग 30 डिग्री लिख लेते हैं और लीनियर मेजरमेंट से बोल देते हैं कि 10 मीटर है। तो आप ऐसे भी पॉइंट सी को शो कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो कि आप दोनों लीनियर मेजरमेंट ही ले सकते थे या दोनों एंगुलर मेजरमेंट ही ले सकते हो। अब दोनों एंगुलर मेजरमेंट क्या कर सकते थे, तो दोनों एंगुलर मेजरमेंट आपने ये बोल दिया कि ए से मेरा 30 डिग्री पे है, और बी से भी हम लोग बोल दे रहे हैं क्या कि बी से भी जो इसका इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो आप दो एंगुलर मेजरमेंट लेकर के भी क्या कर सकते हो, पॉइंट सी का लोकेशन शो कर सकते हो। तो वही बोला गया है क्या कि दूसरा प्रिंसिपल मेरे सर्वे का क्या कह रहा है कि टू लोकेट ए न्यू स्टेशन, किसी भी नए स्टेशन को लोकेट करने के लिए यू हैव टू टेक एटलीस्ट टू मेजरमेंट। आपको कम से कम दो मेजरमेंट लेना पड़ता है। अब वो दो मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कि वो दोनों मेजरमेंट लीनियर हो,
या हो सकता है वो दोनों मेजरमेंट एंगुलर हो, या फिर हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीनियर और एंगुलर को मिला करके एक लीनियर ले लेंगे, एक एंगुलर ले लेंगे, एक एंगल ले लेंगे, एक लाइन का डिस्टेंस ले लेंगे। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी नए पॉइंट को शो कर सकते हो। तो यही हमारे पास क्या होता है, दो प्रिंसिपल होता है। तो पहले तो आपको दोनों प्रिंसिपल को लर्न कर लेना है कि दोनों प्रिंसिपल कौन कौन सा है। टू वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, टू लोकेट ए स्टेशन एटलीस्ट वी हैव टू टेक टू मेजरमेंट, दो मेजरमेंट्स आपको लेना होता है। वो मेजरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप उसका लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो, चेन से टेप से मेजर कर सकते हो, या फिर एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हो। एंगुलर मेजरमेंट किससे कर सकते हैं हम लोग, कंपास से कर सकते हैं, थेडोलाइट से कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके दोनों प्रिंसिपल को हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। तो वही लिखा गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, टू वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। होल से स्टार्ट करते हैं और एक पार्ट पे हम लोग पहुंचते हैं। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स करता है। तो क्या बोला गया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल एरिया इज फर्स्ट डिवाइडेड या फर्स्ट इनक्लोज्ड बाय मेन स्टेशन एंड मेन सर्वे लाइन। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का हम बात करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको किसी भी पॉइंट को शो करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मान लेते कि यही एरिया मेरे पास था, इसी एरिया का हमको क्या करना था, सर्वे करना था। तो जब इस एरिया को सर्वे करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे एरिया को हम लोग क्या करेंगे कि एक मेन सर्वे स्टेशन से इनक्लोज कर देते हैं। अब मेन सर्वे स्टेशन मान लेते हैं कि ये स्टेशन मेरे पास ए है, दूसरा स्टेशन मान लिया क्या कि ये स्टेशन मेरे पास बी है, तीसरा स्टेशन मान लिया कि ये स्टेशन सी है, चौथा स्टेशन मान लिया डी है, पांचवा स्टेशन ई है, और छठा स्टेशन क्या है, एफ है। सातवां स्टेशन मान लेते हैं क्या कि ये स्टेशन मेरे पास कौन सा है, तो ये स्टेशन हमारे पास जी। तो हमने क्या किया कि अलग अलग मेन सर्वे स्टेशन से इसको हमने क्या किया, इनक्लोज कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इन सारे स्टेशन को अब एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मेन सर्वे लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर दिए। उसके बाद क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। जितने भी स्टेशन थे, सारे स्टेशन को हमने क्या किया, एक्यूरेटली मेजर किया और एक्यूरेटली उसको ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपके पास एक पॉलीगन दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इस लाइन का मेजरमेंट आप एक्यूरेटली लिए हो, तो अब तो आपने फिक्स कर लिया ना कि इसके अंदर जितना एरिया आने वाला हो तो एरिया वही रहेगा, एरिया तो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि इसके बाद इस पूरे एरिया को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में हम लोग बांट देते हैं। तो एक ट्रायंगल से ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं कि इस सेक्शन से ये हो गया, तीसरा हम लोग इस एरिया में डिवाइड कर देते हैं, चौथा हम लोग ये पॉलीगन बना देते हैं, और पांचवा इस तरह से क्या कर देते हैं कि अब देखिए एक आपके पास रेगुलर फिगर दिख रहा है, सारे फिगर्स का हम लोग क्या करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, और एरिया मेजर करने के बाद हम टोटल एरिया का या टोटल जो भी हमारे पास फील्ड है उस सारे एरिया का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बोल जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल एरिया इज फर्स्ट इनक्लोज्ड बाय मेन स्टेशन। सबसे पहले मेन स्टेशन से सारे एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, कवर कर लेते हैं, सारे जो भी लाइन रहेगा उसको हम लोग मेन मेन स्टेशन को शो कर देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेन स्टेशन क्या होता है, उसके जब चेन सर्विंग पढ़ेंगे तब। तो क्या बोला जा रहा है कि मेन स्टेशन से हमने उसको इंक्लोज कर दिया। अब जो दो मेन स्टेशन को लाइन ज्वाइन करता है, दो मेन स्टेशन को जो भी लाइन ज्वाइन करेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेन सर्वे लाइन बोल देते हैं। अब मेन सर्वे लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, सब हम लोग चेन सर्वेइंग में पढ़ेंगे, जो आपका मॉड्यूल नंबर क्या है, 2 है। अभी बस आपको ये समझना है कि जो भी मेन स्टेशन मेन मेन पॉइंट रहेगा उसको मेन सर्वे स्टेशन बोलते हैं, और मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेन सर्वे लाइन बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, तो उसको मेन सर्वे लाइन से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ पार्ट बाय फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, क्या, वेल कंडीशन ट्रायंगल। इससे भी एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्या कि द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ पार्ट बाय फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यही मेरे पास एरिया रहता, अब इसी एरिया का हमको क्या करना था, सर्वे करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि मेन सर्वे स्टेशन शो किया कि मेन सर्वे स्टेशन मेरे पास कौन कौन से हैं। तो मेन सर्वे स्टेशन मान लेते हैं कि यही 4 मेन सर्वे स्टेशन थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन किया। अब मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे एरिया को नंबर्स ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया, तीसरा एरिया ये हो गया, चौथा एरिया ये हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि पूरे एरिया को नंबर्स ऑफ ट्रायंगल में शो कर लेते हो। तो वही लिखा गया है क्या कि द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ पार्ट बाय फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल। आगे हम लोग देखेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। अभी बस याद रखिए कि बेल कंडीशन ट्रायंगल क्या, कि कोई भी ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो ट्रायंगल में कोई भी एंगल जो होना चाहिए
वो 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। अगर 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में लाई करता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं वेल कंडीशन ट्रायंगल। आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे भी वेल कंडीशन ट्रायंगल को। तो उसके बाद क्या बोला कि सबसे पहले पॉइंट क्या बोला कि मेन सर्वे लाइन पे हम लोग स्टेशन पॉइंट्स मार्क करते हैं, उसके बाद उसको स्टेशन लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब स्टेशन लाइन से ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, पूरे एरिया को नंबर्स ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और सारे ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, तो वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। अब वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, तो हमने बता दिया कि उसका एंगल 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, द मेन सर्वे लाइंस आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली। मीन्स आप जो ये मेन सर्वे लाइन को मेजरमेंट कर रहे होगे उसको आपको वेरी एक्यूरेटली बहुत सही सही मेजर करना होगा, इसमें कोई भी एरर आपको नहीं करना होगा। तो हमने क्या बोला कि मेन सर्वे लाइन को हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ये लाइन जो है, ये इस पूरे जो बोला जाता है ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल का सबसे मेन यही है। क्या बोला जा रहा है, पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू प्रिवेंट एक्यूमुलेट द एरर। अब क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए मान लेते हैं क्या, यही मेरे पास एक एरिया है। ग्रीन मार्कर मैं यूज करूँ ताकि आपको विजुअलिटी क्लियर हो जाए। ये मान लेते हैं क्या, ये मेरे पास एरिया है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अंदर से एक लाइन मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या किया कि अंदर से 2 सेंटीमीटर का एक लाइन लिया। एक्चुअली में था कितना 2.1 सेंटीमीटर, बट हम लोग मेजर कितना किए 2 सेंटीमीटर। हमको लगा कि 0.1 का इधर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद अब इसी लाइन को रेफरेंस मानते हुए आगे सारा मेजरमेंट कर रहे हैं। तो अब अगर यही लाइन गलती है तो इसके बाद ए भी लीजिएगा, ए भी गलत आएगा। ए बी लाइन लीजिएगा, ए भी गलत आएगा। ए बी लाइन लीजिएगा, ए भी गलत आएगा। तो आप जितना भी मेजरमेंट कीजिएगा इसके रेफरेंस में, वो सारा मेजरमेंट आपका गलत होते जाएगा। अब धीरे धीरे ये जो होता है ना कि छोटा छोटा गलती आपका मिलते गया मिलते गया मिलते गया और वो एक बहुत बड़ा गलती बन जाता है। मतलब आपका जो इरर है वो क्या होता है कि धीरे धीरे छोटा छोटा से मिल मिल के बड़ा बन गया, मतलब वो एक्यूमुलेट हो गया। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग पहले वाले एरिया को इधर से मेजर करते हैं, अब इधर से जब मेजर करते हैं तो हमको पता है कि एरिया यही आने वाला है, एरिया यही रहेगा। अब इसके बाद कुछ गलती भी करते हैं तो टोटल एरिया पे तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल एरिया तो वही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू ए पार्ट, पहले हम लोग क्या करते हैं बाहर वाले बाउंड्री को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं और उसके बाद फिर अंदर के पार्ट का मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही मेरा मेन मोटो होता है इस प्रिंसिपल का, टू एक्यूमुलेट द, क्या बोला जा रहा है कि टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। जो भी गलती हो रहा है, गलती ना हो वो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, या जो गलती हो रहा है वो एक जगह इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा गलती ना हो जाए, उसी को रोकने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो ये क्या पर्पस कि टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। इसको स्टार मार्क कर लीजिए इतने वर्ड्स को, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसा करते क्या कि हम लोग पार्ट से होल की तरफ आते, मतलब एक छोटा सा हिस्सा से पूरा एरिया का सर्वे करना स्टार्ट कर देते। तो अभी आपको बताया कि आप छोटा सा गलती किए, वो गलती और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और इस तरह से जो आपका फाइनल मेजरमेंट होगा उसमें एक इतना बड़ा गलती हो जाएगा जिसको आप वापस से सुधार नहीं पाइएगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है क्या कि बट इफ रिवर्स प्रोसेस, मतलब क्या होता है कि लेकिन ऐसा ना करके जस्ट इसका उल्टा करते, हम लोग छोटा सा हिस्सा से बड़ा सा हिस्सा पे आते, तब क्या होता। तो क्या बोला जा रहा है कि दैट इज फ्रॉम पार्ट टू ए होल, मतलब एक छोटे से हिस्से से अगर पूरे की तरफ आते, इज फॉलोड, अगर ऐसा फॉलो किया जाता है तब क्या होगा, देन द माइनर एरर इन मेजरमेंट विल बी मैग्निफाइड। मींस जो छोटा छोटा गलती होगा वो बड़ा होते जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। और वो जैसे जैसे मतलब हम लोग सर्वे को बढ़ाते जाएंगे वो छोटा छोटा गलती है वो बड़ा होते जाएगा। एंड ए स्टेज विल कम, और एक ऐसा समय आएगा व्हेन दीज एरर्स विल बिकम एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल। मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आप इन सारे गलती को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो आपके कंट्रोल से बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा। मतलब ऐसा समझते हैं कि यही फील्ड था, इसी फील्ड का हम लोग क्या करते हैं सर्वे करना था हमको। अब हमने क्या किया कि एक 2 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने एक 2 सेंटीमीटर का लाइन लिया। अब इसी में मान लेते हैं कि 0.1 mm का इधर आ गया। अब 0.1 mm का इधर आ गया, अगला लाइन फिर से हमने 2 सेंटीमीटर का लिया, इसमें भी 0.1 mm का इधर आ गया, अगेन लाइन लिया, इसमें भी 0.1 mm का इधर आ गया। तो इससे आप क्या देखिएगा कि पूरा जो एरिया आपका इतना था वो इतना डायमेंशन बढ़ गया। अब इस चीज को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि आप दूसरे के प्रॉपर्टी में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा होल टू ए पार्ट आते, तो होल टू ए पार्ट मतलब क्या, आप तो अपने ही बाउंड्री में रहिएगा और अपने बाउंड्री में अगर आप कुछ भी गलती कीजिएगा तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हो एक पार्ट से एक होल की तरफ आते तो कहीं ना कहीं हमारा जो एरर होता वो कंट्रोलेबल नहीं रह पाता, उसको हम लोग कंट्रोल
नहीं कर पाती। तो ये हमारे पास क्या था, पहला प्रिंसिपल था सर्वेइंग का क्या, वर्किंग फ्रॉम होल टू ए पार्ट। अब आता है दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। तो दूसरा प्रिंसिपल मेरा क्या कहता है, तो दूसरा प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको कोई भी मेजरमेंट करने के लिए एटलीस्ट कोई भी, अगर बोलते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो वही लिखा गया है इसमें कि टू लोकेट ए न्यू पॉइंट बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। आपको कोई भी एक नया पॉइंट को शो करने के लिए कम से कम कितना मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। आपको कम से कम 2 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अब वो 2 मेजरमेंट क्या-क्या हो सकता है? तो अभी हमने बताया था कि वो 2 मेजरमेंट क्या हो सकता है? तो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसका-किसका? या तो आप लीनियर मेजरमेंट लीजिए, क्या बोल रहे हैं? या तो आप लीनियर मेजरमेंट लीजिए, या आप एंगुलर मेजरमेंट लीजिए, या फिर आप इन दोनों का क्या कीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। या तो आप लीनियर मेजरमेंट ले सकते हैं या एंगुलर ले सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन, एक लीनियर एक एंगुलर ले लिए, या दोनों एंगुलर ले लिए, या दोनों लीनियर ले लिए। तो यही कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, 2 मेजरमेंट लेना है किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए। एग्जांपल अगेन सेम रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक लाइन मेरे पास, मेरा प्रॉपर्टी का बाउंड्री एबी था और इस एबी से हमको एक पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को शो करना था। तो इस पॉइंट सी को शो करने का हमारे पास क्या-क्या मेथड हो सकता है? तो सबसे पहला मेथड हमने क्या किया, यहाँ से इसका मेजरमेंट लिया, यहाँ से इसका मेजरमेंट ले लिया। ए मान लिया 10 मीटर, ए मान लिया 10 मीटर। आप दोनों लीनियर मेजरमेंट लेकर के भी शो कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन आप क्या कर सकते थे, तो दूसरा में ये करते कि आपके पास लाइन कौन सा था, तो आपके पास लाइन था ए बी, आपको शो क्या करना था, पॉइंट सी शो करना था। तो आप क्या करते कि ए से सी तक का लीनियर मेजरमेंट ले लेते। तो मान लेते हैं कि लीनियर मेजरमेंट मेरे पास कितना आया, तो 10 मीटर आया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि लीनियर मेजरमेंट ले लिया और उसके साथ साथ हमने ये एंगल मेजर कर लिया कि इस लाइन से जो एंगल है वो कितना है, तो मान लेते हैं कि वो 50 डिग्री है। तो आप 50 डिग्री के आर्क पे 50 डिग्री के एंगल पे जब 10 सेंटीमीटर का आर्क कट करते, तो आपके पास ये पॉइंट सी आप रिप्रेजेंट कर लेते। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो तीसरा आप बोल सकते हो क्या कि सर मेरे पास लाइन ए बी रहता, इस केस में हम चैन या टेप से लीनियर मेजरमेंट नहीं लेते। हम क्या करते कि यहाँ पे एंगल बना देते हैं, ये कितना का एंगल बन रहा था, 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री का लाइन ले लेते, यहाँ पे एंगल बना देते कितने का, 60 डिग्री का, जो भी एंगल रहता है 60 डिग्री का लाइन बना करके अपना जो पॉइंट सी था उस पॉइंट को शो कर देते। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो लीनियर मेजरमेंट से भी तीसरे पॉइंट को शो कर सकते हो, या फिर एक लीनियर एक एंगुलर मेजरमेंट से भी शो कर सकते हो, या फिर दोनों एंगुलर मेजरमेंट से भी शो कर सकते हो। तो वही यहाँ पे लिखा गया क्या कि किसी भी तीसरे पॉइंट को शो करने के लिए आपको कम से कम कितना मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो कम से कम 2 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। देखिए मैं चीजों को बार-बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाए। जैसे ही आप वीडियो देखें, तो वीडियो देखने के बाद जब आप दूसरे वीडियो पे आइएगा, उस समय तक आपको इस क्लास का पूरा फंडा क्लियर हो जाए कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यही है कि प्रिंसिपल मेरा दो प्रिंसिपल का मतलब सर्वे का 2 प्रिंसिपल होता है। कौन-कौन सा? टू वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट, और दूसरा क्या है कि वी हैव टू टेक एटलीस्ट 2 मेजरमेंट टू रिप्रेजेंट एनी अनदर पॉइंट। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए कम से कम 2 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। और हम लोग जो सर्वे करते हैं वो एक बड़े से हिस्से से सर्वे करना स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से हिस्से पे आते हैं। जबकि सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगा, अगर अगर आप सर्वे नहीं पढ़िएगा तब आप यही सोचिएगा कि हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पे सर्वे करना स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे फैलते जाएंगे। लेकिन इसका प्रिंसिपल जस्ट उल्टा होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरे से एरिया को हम लोग सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले एरिया पे आते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल आपको दिमाग में रखना है। अब पॉइंट्स को समझते हैं कि पॉइंट्स में क्या लिखा गया है इसमें, तो क्या लिखा गया है कि द न्यू स्टेशन शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। मतलब जो नया स्टेशन होता है, नया स्टेशन को हम लोग ऐसे फिक्स करते हैं, तो कैसे, तो बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, कम से कम आपको 2 मेजरमेंट तो लेना ही पड़ेगा। अब वो 2 मेजरमेंट क्या-क्या हो सकते हैं, तो वो या तो लीनियर हो सकते हैं या एंगुलर हो सकते हैं। अब लीनियर मेजरमेंट किसके हेल्प से लेंगे, तो या तो वो चैन के हेल्प से लेंगे या टेप के हेल्प से लेंगे। तो जब चेन सर्विंग पढ़ेंगे तो लीनियर मेजरमेंट लेना सीखेंगे, जब कंपास सर्विंग सीखेंगे तो एंगुलर मेजरमेंट लेना सीखेंगे। तो वही लिखा गया है क्या इसमें कि लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन बाय द चेन और टेप। लीनियर मेजरमेंट हम लोग किसके हेल्प से लेते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट हम लोग चेन या टेप के हेल्प से लेते हैं। एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर टेकन बाय द प्रिज्मेटिक कंपास। या तो हम लोग उसको प्रिज्मेटिक कंपास से लेते हैं, या फिर यहाँ पे सर्वेयर कंपास छूट गया, सर्वेयर कंपास भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि प्रिज्मेटिक कंपास से लेंगे या सर्वेयर कंपास से लेंगे। और ये थेडोलाइट या किसके हेल्प से, थेडोलाइट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं एंगुलर मेजरमेंट। अब देखिएगा थेडोलाइट के बारे में एक चीज याद रखिएगा क्या कि पूरे सर्वे का अगर यूनिवर्सल मशीन का बात किया जाए कि कौन सा मशीन जो है वो यूनिवर्सल मशीन है, तो याद रखिएगा थेडोलाइट। क्यों थेडोलाइट मेरा यूनिवर्सल मशीन है, तो उससे आप लीनियर मेजरमेंट भी ले सकते हो, उससे आप एंगुलर मेजरमेंट भी ले सकते हो। मतलब आप डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो,
कितना एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है वो मेजर कर सकते हो, वर्टिकल एंगल कितना है, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हो, दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन कितना है, एलिवेशन मेजर कर सकते हो। मतलब मोस्ट ऑफ द काम जो सर्वे में होता है वो आप थ्रेडोलाइट के हेल्प से कर सकते हैं। इसीलिए थ्रेडोलाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक यूनिवर्सल मशीन बोल देते हैं। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है क्या, वेल कंडीशन ट्रायंगल। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, तो जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि पूरे एरिया को हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो मेन सर्वे लाइन से उसको इनक्लोज कर देते हैं। मेन सर्वे लाइन से क्या करते हैं, पूरे एरिया को हम लोग क्या करते हैं कि मेन सर्वे लाइन से उसको इनक्लोज कर देते हैं। और मेन सर्वे लाइन से इनक्लोज करने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग नंबर्स ऑफ ट्रायंगल में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, और इन सारे ट्रायंगल्स का अगर आप एरिया निकाल लीजिएगा तो आपके पास पूरे इस सर्वे का एरिया या फिर पूरे जो भी आपके पास मैप होगा, जो भी आपके पास प्लान होगा, उस प्लान का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट किए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में इसको आपने डिवाइड कर दिया। तो जब देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया आपके पास, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल आपके पास ये हो गया, चौथा ट्रायंगल आपके पास ये, और पांचवा ट्रायंगल आपके पास ये हो गया। तो आपने क्या किया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया। अब जब सारे ट्रायंगल्स का एरिया को सम अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल जो भी आपके पास फील्ड होगा, टोटल मैप होगा, उसका आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या बोलता है, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल में आपको मैंने यही बताया कि कोई भी एंगल, जो भी तीन एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ऐसे भी ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सब में तीन तीन एंगल बन रहे होंगे। तो अगर तीनों एंगल में से कोई भी जो एंगल हो वो 30 डिग्री से छोटा ना हो और 120 डिग्री से बड़ा ना हो, तो वैसे कंडीशन को वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो आप बोलिएगा सर कि आखिर हमको 30 डिग्री या 20 डिग्री लेने का क्या जरूरत है। तो आगे जब हम लोग सर्वे करेंगे तब हम लोग देखते हैं क्या, एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं सेंटरिंग। अब सेंटरिंग करना मतलब क्या होता है कि जो पोजीशन आपका पॉइंट पे है, मतलब जो पोजीशन आपका ग्राउंड पे है, उसी को आपको मैप पे शो करना होता है। मतलब जैसे सपोज ये ग्राउंड पे ये पोजीशन मेरा ए है, ग्राउंड का जो ए पोजीशन है आपको अपने मैप पे ए पॉइंट शो करना होगा। तो अगर आप ट्रायंगल मान लेते हैं क्या कि हम ट्रायंगल ऐसे बनाए, तो अभी आपके पास क्या मिलेगा कि अगर एंगल ये 30 डिग्री या 120 डिग्री से बड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर इसी एंगल का अगर हम लोग बात करते हैं और ये एंगल अगर मेरा 120 डिग्री से बड़ा या फिर 30 डिग्री से छोटा होगा, तब क्या होगा, जैसे समझिए यही देखिए एक एंगल मेरे पास ये आ रहा है। अब इस केस में आप क्या देख रहे हो, देखिए इसमें आपके पास एक फिक्स पॉइंट दिख रहा था, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ से पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ से पॉइंट्स आ रहा है, मतलब एक एंगल मेरे पास फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो अगर एक फिक्स पॉइंट नहीं मिल पाएगा तो कैसे आप उसको ग्राउंड पे शो कर दीजिएगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो भी मेरे पास एंगल होना चाहिए, उस एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो 30 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए। एंड देखिए अगर कोई आप ट्विस्ट एंगल की बात करते हैं, अब इसी केस में देखिए अगर ये एंगल 120 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में भी आप क्या देखिएगा कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो एंगल है उसका वैल्यू 120 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, या फिर क्या बोलते हैं कि जो सॉरी 120 डिग्री से छोटा हो, 120 डिग्री से छोटा हो, और 30 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा इसका डिफिनीशन भी आपसे वन लाइनिंग एग्जाम में पूछ सकता है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होगा कि कोई भी ट्रायंगल को, कोई भी त्रिभुज को हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे कब, जब उसका कोई भी एंगल का जो वैल्यू हो वो 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से ज्यादा ना हो। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे हम लोग कि ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि वो शार्प पॉइंट आपको नहीं मिल पाता है। शार्प पॉइंट कब मिलेगा, जब आपका एंगल जो है वो 120 डिग्री से 30 डिग्री या 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में लाई करेगा तब। ये हमारे पास क्या होता है, बेल कंडीशन ट्रायंगल। अब बेल कंडीशन ट्रायंगल के बाद आता है क्या, बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल। अब बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है वो समझिएगा। देखिए बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल या फिर हम लोग बात करते हैं आइडियल कंडीशन ट्रायंगल का, तो मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है वो आइडियल कंडीशन ट्रायंगल ही पूछा जाता है। बट एक जो बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल है तो आपको कहीं बुक में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा बोला जाता है ना कि ये रेयरली, मतलब ये बहुत अच्छे बुक से आप पढ़िएगा तभी आपको बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल के बारे में बताया जाएगा। नहीं तो जनरली लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल कंडीशन ट्रायंगल आपको बता देंगे और बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया जाता है। तो बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल के बारे में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी दो एंगल्स जो हो, क्या बोला जा रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ टू एंगल्स 56.14 डिग्री इज कॉल्ड एज द बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल। मतलब क्या हो, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज,
अब समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल हो जाए। तो अगर दो साइड इक्वल होगा तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, अगर ये जो आपके पास एंगल है, इस एंगल का वैल्यू अगर 56.14 डिग्री हो, क्या बोला जा रहा है कि अगर ये जो एंगल हो इसका वैल्यू 56.14 डिग्री हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग बोल देते हैं बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल। क्या बोल देते हैं, बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है कि कोई भी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एंगल्स का जो वैल्यू हो जाए वो 56.1 डिग्री हो जाए, 56.1 डिग्री या फिर 56.14 डिग्री हो जाए, तो वैसे ट्रायंगल को, वैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल बोल देते हैं। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है क्या, आइडियल कंडीशन ट्रायंगल। आखिर आइडियल कंडीशन ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, तो आइडियल कंडीशन ट्रायंगल में क्या बोला जा रहा है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। मतलब क्या कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। मतलब क्या कि इसके सामने का एंगल जितना होगा वही इसके सामने का एंगल होगा, और इसके सामने का एंगल भी वही होगा। और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सारे एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो 60 डिग्री के। ए बी 60 डिग्री, ए बी 60 डिग्री, ए बी 60 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इस केस में आप क्या देखिएगा, तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप क्या कर दीजिएगा कि सर 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 56.14 डिग्री, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो इस एंगल का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, या कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें, या कोई भी ट्रायंगल ना बोल करके उसको हम बोल सकते हैं क्या, कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका एंगल अगर 56.14 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल। और अगर कोई भी ट्रायंगल जो वो इक्विलैटरल हो जाए, समबाहु त्रिभुज हो जाए, मतलब उसका हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल कंडीशन ट्रायंगल बोल देते हैं। तो आइडियल और बेस्ट में डिफरेंस आपको याद रखना है कि आइडियल कंडीशन ट्रायंगल क्या होगा और बेस्ट कंडीशन ट्रायंगल क्या होगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में इसको भी आइडियल को ही बेस्ट बोल दिया जाता है, तो उसको भी देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार आपको अपना क्या करना है कि जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अनुसार आपको अपने आंसर को टिक करना होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, आइडियल कंडीशन ट्रायंगल हो गया। अब आइडियल कंडीशन ट्रायंगल के बाद क्या बोला जा रहा है कि अब देखिए, अब आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किसका, तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल पेपर का, कि मतलब न्यूमेरिकल, ये हमारा सर्वे का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब हम लोग देखिए, सर्वे पेपर आपका ऐसा है कि वो आपको 70 में 70 मार्क्स दिलाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसमें फर्स्ट टॉपिक में बात किया जाए तो फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ एक न्यूमेरिकल इससे बनेगा और एक स्केल से न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है। उसके बाद जो भी कंटूरिंग को अगर छोड़ दिया जाए, तो कंटूरिंग चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो हर एक चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल है। और अगर आप न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, न्यूमेरिकल बनाने का कैसे आइडियोलॉजी होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगर आप स्टेप्स को समझ जाते हो तो आपका नंबर कटने का चांसेस वो बोला जाता है कि बहुत कम हो जाता है। मीन्स आप फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए आपका सर्वेइंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सर्वेइंग अच्छे से कीजिएगा, अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके फिर सेमेस्टर में नंबर आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोला जा रहा है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12.0 मीटर, 16.5 मीटर एंड 23 मीटर। मीन्स एक साइड आपको कितना दिया हुआ है, तो एक साइड दिया हुआ है 12.0 मीटर, उसके बाद दूसरा साइड कितना दिया हुआ है, तो दूसरा साइड दिया हुआ है 16.5 मीटर, और तीसरा साइड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 23.0 मीटर। मीन्स ये आपके पास साइड दिया हुआ है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी आपके पास गिवन डेटा है, हम लोग गिवन डेटा लिखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, कि हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। तो गिवन डेटा क्या क्या है, तो आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि साइड कौन कौन सा दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो साइड दिया हुआ है वो साइड कौन सा है, तो हमारे पास साइड ए बी दिया हुआ है, और साइड ए बी का वैल्यू कितना है, साइड ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 23 मीटर, तो हम लोग कितना लिख दिए, 23 मीटर। उसके बाद दूसरा साइड कौन सा है, तो दूसरा साइड बीसी, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बीसी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 16.5 मीटर। इसको हमने कितना लिख दिया, 16.5 मीटर। उसके बाद तीसरा साइड कौन सा है, तो तीसरा साइड आपके पास है सी ए, और सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 12.0 मीटर। तो आपने क्या देखा कि आपके तीनों साइड जो दिया हुआ था वो डेटा आपने लिख लिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एग्जामिन वेदर द ट्रायंगल इज वेल कंडीशन ट्रायंगल और नॉट।
ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो मेरा ट्रायंगल होगा वो बेल कंडीशन ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल बेल कंडीशन ट्रायंगल कब कहलाता है, जब अगर हम बात करें थीटा 1 का या बात करें थीटा 3 का या बात करें थीटा 2 का, तो अगर थीटा 1 या थीटा 2 या थीटा 3 तीनों में से कोई भी जो एंगल हो वो किसमें लाई करना चाहिए, तो वो लाई करना चाहिए किसके किसके बीच में, 30 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में अगर लाई करता है तीनों का तीनों एंगल, तो ये ट्रायंगल मेरा कैसा हो जाएगा, बेल कंडीशन ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक एंगल ऐसा आ जाए कि जो इस रेंज से बाहर आ जाए, मीन्स या तो वो 30 डिग्री से छोटा आ जाए या 120 डिग्री से ज्यादा आ जाए, तो हम लोग ऐसा बोल देंगे कि ये जो गिवन ट्रायंगल एबीसी है वो हमारे पास बेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये सारे एंगल को कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करना मतलब कौन कौन सा, तो आपको कैलकुलेट करना है थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। तो देखिए अगर आपके पास साइड दिया हुआ रहता है तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो जाता है, तो कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल आपने अच्छे से पढ़ा है क्या, कि कोसाइन रूल मेरे पास क्या होता है, तो जब आप मैथ पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपने कोसाइन रूल के बारे में पढ़ा होगा। तो कोसाइन रूल मेरा क्या कहता है, तो कोई भी अगर आपके पास एंगल निकालना है, मान लेते हैं कि यही एंगल हमको निकालना है, ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो कॉस ए के लिए हम लोग क्या करेंगे या कॉस थीटा 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा थीटा 1 लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको cos थीटा 1 का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए थीटा 1 कौन कौन से दो लाइन से घिरा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर कि एक साइड मेरे पास AC है और एक साइड हमारे पास कौन सा है, AB है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके लिए, तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मीन्स जो भी दो साइड से घिरा हुआ रहेगा उन दोनों साइड के स्क्वायर को हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो उसके अपोजिट साइड हो जाता है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो माइनस क्या लिख देंगे, तो माइनस लिख देंगे हम लोग BC का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो ट्वाइस ऑफ जो दोनों साइड रहता है जिससे ये एंगल घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो दोनों साइड कौन कौन सा हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ AC इंटू AB। अगेन देखिए अगर इस फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है देखना कि कोसाइन रूल हम लोग लगा देते हैं। अब कोसाइन रूल हम लोग कैसे लगाते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये जो जहाँ पे एंगल बन रहा है वो जिस लाइन से घिर करके बन रहा है उन दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर का सम लेंगे। तो इस साइड का स्क्वायर हम लोग निकाल लिए, इस साइड कौन सा था AC का स्क्वायर निकाल लिए, प्लस AB का स्क्वायर निकाल लेंगे, माइनस ये जो अपोजिट साइड है BC का स्क्वायर निकाल लेंगे अपॉन में 2AC इंटू AB। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, cos थीटा 1 मिल जाएगा। सिमिलरली cos थीटा 2 अगर लिखना होता तो cos थीटा 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो cos थीटा 2 के लिए क्या कर लेते हैं, चलिए एक नया पेज पे हम लोग फ्रेशली इसको बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल कौन कौन सा था, तो ट्रायंगल में हमने क्या देखा था कि एक ट्रायंगल था मेरे पास कौन कौन सा, ABC था, ट्रायंगल कौन सा था ABC था, और AC का वैल्यू 23 16.5, ये कितना था 23 मीटर था, ये कितना था 16.5 मीटर था, और एक और जो साइड था वो कितना था, तो वो था आपके पास कितना 22 मीटर, सॉरी 12 मीटर था, कितना था ये 12 मीटर था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ये साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है वो ट्रायंगल बेल कंडीशन ट्रायंगल है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल थीटा 1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एंगल थीटा 2 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, एंगल थीटा 3 निकालेंगे। अब थीटा 1 के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, तो cos थीटा 1 लगा देंगे, और cos थीटा 1 का फॉर्मूला क्या कहता है कि जिस दो लाइन से ये एंगल घिरा हुआ है, तो ये एंगल इन्हीं दोनों लाइन से घिरा हुआ है, तो इस दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब ये दोनों लाइन कौन कौन सा है, तो इस दोनों लाइन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, AC का स्क्वायर और प्लस का AB का स्क्वायर, तो प्लस का AB का स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे इस एंगल के अपोजिट वाला साइड, अपोजिट वाला साइड कौन सा है BC का स्क्वायर, अपॉन में क्या कर देंगे, तो अपॉन में हम लोग कर लेते हैं क्या, 2 ट्वाइस ऑफ AB इंटू BC, तो ट्वाइस ऑफ AB इंटू क्या कर लेंगे, AB इंटू AC, सॉरी ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC, मीन्स जो दोनों साइड से घिरा हुआ रहता है वो साइड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए AC का वैल्यू कितना गिवन है, तो AC का वैल्यू गिवन है 12, तो हम लोग क्या लिख देंगे 12 का स्क्वायर
प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 23, तो हम लोग कितना लिख लेंगे 23 का स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16.5, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 16.5 का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 23, लिख ले 23। उसके बाद ए सी का वैल्यू कितना है 12, कितना लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके पास किसका वैल्यू आ गया cos थीटा 1 का वैल्यू आ गया। तो cos थीटा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो cos थीटा 1 इक्वल टू हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए तो इसके लिए हमने क्या किया 12 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस 16.5 का स्क्वायर 16.5 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 2 इंटू 23 इंटू 12, तो कितना वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 0.7259। ये रेडियन में वैल्यू आ रहा है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री में कितना आ जाए, या फिर अब देखिए थीटा 1 का वैल्यू हमको निकालना है, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए थीटा 1 के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो थीटा 1 के लिए cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, और cos इनवर्स कितना हो गया, तो 0.7259। अब cos इनवर्स 0.759 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ आंसर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ रहा है कितना 43.44। 43.44 अगर इसी चीज को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये जो बटन दिखाई दे रहा था डिग्री वाला, आपको डिग्री वाले बटन पे प्रेस कर देना होता है। तो डिग्री वाले बटन पे प्रेस कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 43 डिग्री 26 मिनट एंड 53.55 सेकेंड 53.55 सेकेंड। मीन्स थीटा 1 तो हमारे पास उस रेंज में आ रहा है, किस रेंज में, तो बोलिएगा क्या कि सर आपने बोला था कि थीटा 1 क्या होना चाहिए, तो वो 30 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 120 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो थीटा 1 तो सर उस रेंज में आ गया। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका, थीटा 2 का। तो एक अगेन देखिए कि थीटा 2 का फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगेन फॉर्मूला लिखेंगे cos थीटा 2, और cos थीटा 2 के लिए भी अब इस एंगल का बात कर रहे हैं तो साइड कौन कौन सा लेंगे, तो एक बार साइड लेंगे ये वाला और दूसरे बार साइड लेंगे ये वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे कि साइड ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस ये साइड बी सी का स्क्वायर, तो प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर, तो माइनस क्या कर दिए सी ए का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ जो भी पॉजिटिव साइड रहता है कौन कौन रहता है ए बी इंटू बी सी, तो ए बी इंटू क्या कर दिया बी सी कर दिया। यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए बी का वैल्यू कितना है 23, तो कितना लिख देंगे 23 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 16.5, तो क्या कर देंगे 16.5 का स्क्वायर माइनस सी ए का वैल्यू कितना है 12.0, तो माइनस क्या कर दिए 12.0 का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी कितना है 23 इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू कितना है तो 16.5, तो ये वैल्यू हम लोग कितना रख दिए 16.5 रख दिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे cos थीटा 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो cos थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना आएगा 23 का स्क्वायर प्लस 16.5 का स्क्वायर माइनस 12.0 का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ 23 इंटू 16.5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा, तो cos इनवर्स 0.865। देखिए यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आएगा सिर्फ कितना 0.865, तब यहाँ से थीटा 2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो cos इधर जाएगा और वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाता है cos इनवर्स। तो हमने क्या किया कि यहाँ से cos इनवर्स का वैल्यू निकाल लिया, और cos इनवर्स का वैल्यू कितना, फिर यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो थीटा 2 का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो वैल्यू आ जा रहा है कितना, तो 30.00, और अगर इसी को अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री में कितना आ जा रहा है, तो डिग्री में आ जा रहा है कितना, तो डिग्री में आ जा रहा है 30 डिग्री 0 मिनट एंड 34.39 सेकेंड। अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए कि अगर आपके पास 991 ES प्लस कैलकुलेटर होगा
तो जो भी रिजल्ट आता है उसमें ये जो डिग्री का बटन शो हो रहा है, अगर इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिक डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस एंगल का भी वैल्यू देखते हैं, तो ये एंगल जो थीटा 2 भी हमारे पास आ रहा है, वो थीटा 2 भी कितना आ रहा है? अब बोलिएगा कि सर कि थीटा 2 भी मेरा क्या है, वो भी 30 डिग्री से बड़ा है और 120 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो जब 30 डिग्री से बड़ा है, 120 डिग्री से बड़ा है, 120 डिग्री से छोटा है, मतलब थीटा 2 का भी कंडीशन हमारे लिए ओके है, थीटा 1 का भी कंडीशन ओके है। अब थीटा 3 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा 3 के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? तो आपको पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग थीटा 3 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो 180 डिग्री माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। मींस हमने क्या किया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला लगा दिए। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब क्या? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख ही देते हैं क्या कि फ्रॉम, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो क्या लिख देते हैं कि फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो जब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल का बात करते हैं तो वो क्या बोलता है कि जो तीनों एंगल का सम होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए आप चाहते तो थीटा डिग्री को भी कोसाइन रूल लगा करके फाइंड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से थीटा 3 निकाल लेते हैं। तो थीटा 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो थीटा 3 के लिए आप क्या बोलिएगा कि सर 180 डिग्री माइनस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा 2 मीन्स कितना? तो 180 डिग्री माइनस थीटा 1 का वैल्यू कितना आया? तो थीटा 1 का जो वैल्यू आया वो कितना है? तो 43 डिग्री 26 मिनट 53.55 सेकंड। क्या बोल रहे हैं? 43 डिग्री 26 मिनट एंड 53.55 सेकंड, 53.55 सेकंड, 53.55। देखिए सेकंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता? डबल लाइन। और मिनट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता? सिंगल लाइन। आप दे दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? माइनस थीटा 2, और थीटा 2 का वैल्यू कितना आ रहा था? तो 30 डिग्री 0 मिनट और सेकंड्स में कितना वैल्यू आ रहा था? तो सेकंड्स में वैल्यू आ रहा था कितना? तो 30 डिग्री 0 मिनट और 34.39 सेकंड। तो 34.39 सेकंड। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री 26 मिनट 53.55 सेकंड। अब देखिए अगेन डिग्री मिनट और सेकंड लिखने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? देखिए मेरे को पता नहीं कि आप लोगों को इस कैलकुलेटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट हाँ आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए जो ENG के ऊपर का बटन रहता है या स्क्वायर रूट के नीचे का जो बटन होता है, तो सबसे पहले 43 लिखना था, तो आप 43 लिख करके इसको प्रेस कर दीजिए, वो डिग्री में आ जाएगा। उसके बाद जो डिजिट लिखना है 26.53, तो 26.53 लिख देंगे तो वो आपके पास किसमें आ जाएगा? तो वो मिनट में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 50, अच्छा 26 मिनट था तो सिर्फ 26 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 53.55, तो 53.55 लिख देंगे। अगेन इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपके पास किसमें आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ से जब इस सबको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना वैल्यू आता है? तो सब्ट्रैक्ट करने के पास आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आ रहा है? तो 106 डिग्री 32 मिनट एंड 32.06 सेकंड। कितना वैल्यू आ गया थीटा 3 का? तो थीटा 3 का आपके पास ये वैल्यू आ गया। तो अब आपने क्या देखा कि मेरे पास थीटा 2 हो या थीटा 1 हो या थीटा 3 हो, थीटा 3 भी ओके है। क्यों ओके है? क्योंकि इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था और 120 डिग्री से क्या होना चाहिए था? छोटा होना चाहिए था। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि since all the angles of the triangle lies between 30 डिग्री टू 120 डिग्री। क्या बोल रहे हैं कि जो भी तीनों एंगल्स आया है सारे के सारे एंगल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो hence the given triangle will be hence the given triangle will be hence the given triangle will be an
वेल कंडीशन ट्रायंगल, एन नहीं लिख दीजिए, सीधा लिखिए क्या, विल बी अ वेल कंडीशन ट्रायंगल, विल बी अ वेल कंडीशन ट्रायंगल, विल बी अ वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर जो है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे होंगे तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये मान लेते हैं क्या कि एक ट्रायंगल आपके पास ये दिया हुआ है, और ट्रायंगल कौन सा है, तो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी। इसमें ए जो साइड दिया हुआ है वो साइड कितना दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये साइड दिया हुआ है आपके पास 15 मीटर, ए साइड दिया हुआ है कितना, ए बी दिया हुआ है 15 मीटर, अब ये दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल होगा वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा या वेस्ट कंडीशन ट्रायंगल होगा या आइडियल कंडीशन ट्रायंगल होगा। तो इसको आपको क्या करना है कि अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो इसका मैसेज आपको कमेंट में करना है और फिर ये बताना है कि ये कंडीशन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल मेरे पास होगा। अब देखिए, हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन भी क्लासेज चालू हो चुका है, और जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास करने में, तो जो नंबर आपको दिख रहा होगा, जो नंबर यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, कॉल कर करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कितने बजे से आपका बैच का टाइमिंग है, और आइए जरूर क्लास करने। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।